नदी के किनारे एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु और दानवीर था। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी हमेशा अपनी सहेलियों के साथ कभी खेलने और तो कभी घूमने के लिए नदी किनारे जाया करती थी। एक दिन वो लुका छुपी खेलते खेलते नदी के उस पार चली गई। वहाँ के पेड़ पौधे फल फूल देखकर वो दंग रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं तो पहले कभी यहाँ नहीं आई। वो उस बगीचे में इतना खो गई कि वो चलते चलते बहुत दूर निकल गई। अब काव्या थक भी गई थी। उसे प्यास और भूख लगी थी। इतने सारे फल, पहले मैं कुछ फल खा लेती हूँ, फिर अपने घर चलती हूँ। उसने जल्द ही कुछ फल तोड़े और कुछ अपने सहेलियों के लिए रखे। फिर पेड़ के नीचे बैठकर वो एक एक फल खाने लगी। वाह, ये फल तो बहुत ही मीठे हैं। जैसे जैसे वो फल खाती गई, उसकी आंखें बंद होने लगी और वो उसी पेड़ के नीचे सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो बिल्कुल ही छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि उसे आसपास के फल और फूल भी बहुत बड़े दिखने लगे थे। ये सब हुआ कैसे? मेरी आंख अचानक कैसे लग गई और अब मैं इतनी छोटी कैसे हो गई हूँ? वो रोने लगी। काव्या की सहेलियाँ उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई और महल जाकर राजा रानी को सब कुछ बताया। काव्या लुका छुपी खेलते खेलते कहीं दूर निकल गई और फिर हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन काव्या हमें कहीं नहीं मिली महाराज। राजा रानी परेशान हो गए। रानी दुखी होकर रोने लगी। कहाँ होगी मेरी बेटी? तुम दोनों अभी के अभी जाकर नदी के आसपास के सारे इलाकों की छानबीन करो और राजकुमारी को वापस महल ले आओ। जाओ। वो लोग जब जंगल पहुँचे तो काव्या ने उन्हें देखा, लेकिन उसकी आवाज उन तक पहुँच ही नहीं सकी। वो इतनी छोटी हो गई थी कि सेवक उसे देख भी नहीं पाए। राजकुमारी काव्या, कहाँ हो? राजकुमारी काव्या, सुनो, यहाँ देखो नीचे, मैं यहाँ हूँ। अब मैं क्या करूँ? रुक जाओ। वो इतनी छोटी हो गई थी कि वो दोनों सेवक उसे देख भी नहीं पाए और हताश होकर महल चले गए। यहाँ काव्या चिल्लाती रही, उनके पीछे भागती रही और थक कर पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे के बिल पर गया, जो कि अब उसके लिए एक बड़ी गुफा की तरह था। क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं? हो सकता है कि कोई मदद मिल जाए, लेकिन इसके अंदर कुछ खतरा भी तो हो सकता है। अगर कोई जानवर हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? मुझे हिम्मत तो करनी ही होगी। अंदर जाकर देखती हूँ। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ने लगी, उसने कुछ आवाजें सुनी। जब वो अंदर पहुंची तो उसने देखा वहाँ उसकी तरह और भी छोटे छोटे लोग बैठे हुए थे। आप सब लोग कौन हैं? अरे हम आसपास के गांव के ही लोग हैं। लेकिन तुम कौन हो? हम लोग इस जंगल में रास्ता भटक गए थे और फिर यहाँ की जादूगरनी के जादू का हम लोग शिकार हो गए। कई दिनों से हम यही छुपे हुए हैं ताकि हमें कोई मार न दे। मैं हूँ राजकुमारी काव्या। हम ये सब चुपचाप नहीं सहेंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। हम लोग इतने छोटे हो चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं? भाग भाग कर थक जाएंगे, लेकिन फिर भी रास्ता खत्म नहीं होगा। उस जादूगरनी को हराने का कोई न कोई उपाय तो होगा ना? हाँ है, लेकिन वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके घर के बाहर के बगीचे में एक टूटा हुआ आईना रखा है। अगर हम उस आईने को जोड़ लेते हैं और किसी तरह जादूगरनी उस आईने में देख लेती है, तो उसके जादू का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हम वापस असली रूप में आ जाएंगे और वो जादूगरनी भी मर जाएगी। ठीक है, तो हम सब कोशिश करेंगे। लेकिन उसके घर तक पहुँचने में हम लोगों को कई दिन लग जाएंगे। नहीं, हम इस जंगल के सभी पंछियों की मदद ले सकते हैं। हाँ, एक तोता यहाँ रोज आता है, हम उसकी मदद लेंगे। दूसरे दिन जैसे ही तोता वहाँ आया, उन सभी लोगों ने तोते से मदद मांगी।
तोता मदद करने के लिए तैयार हो गया। तोते की पीठ पर बैठ के काव्या और बाकी लोग जादूगरनी के ठिकाने तक पहुंच गए। पहले उन्होंने बगीचे में जाकर वो टूटा हुआ आईना ढूंढा और सब उसे जोड़ने की कोशिश करने लगे। आईना तो जुड़ गया, लेकिन एक कोना अभी भी बाकी था। शायद जादूगरनी ने इस टूटे हुए हिस्से को कहीं छुपाया होगा। बगीचे में ध्यान से देखना। तभी उसकी नजर एक रंग बिरंगी फूल पर गई। जैसे ही काव्या ने फूल को हटाया तो उसमें से आईने का बचा हुआ हिस्सा उन्हें मिल गया। सब लोगों ने मिलकर वो आईना उठा के जादूगरनी के घर ले आए। जैसे ही वो घर में आए, जादूगरनी ने काव्या को देख लिया। तुम मेरी ही जादू का शिकार हो। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अभी जानवर बना देती हूँ। काव्या के बाकी सारे दोस्त छोटे छोटे कोनों में छुपकर सब कुछ देख रहे थे। आपका जादू बेकार है। मेरे पास जो तस्वीर है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। उस जादूगरनी के सामने आपका जादू फीका है। मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया। कहाँ है वो दूसरी जादूगरनी? वो अपनी तस्वीर से भी आपको जादू का शिकार कर सकती है। ये रही उनकी तस्वीर। जैसे ही जादूगरनी ने आईने में देखा तो वो दंग रह गई। उसकी परछाई आईने में देखते ही सारे लोग दोबारा पहले जैसे हो गए और जादूगरनी ने अपनी जान गंवा दी और तोता भी अपने असली रूप में आ गया। वो एक राजकुमार था। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजकुमारी। हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोग हिम्मत हार चुके थे, मगर तुम बहुत बहादुर हो। आज तुम्हारी वजह से हम सब लोग जादू से मुक्त हो पाए हैं। राजकुमार काव्या को उसके घर ले गया। राजा रानी काव्या को देखकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने राजा से काव्या का हाथ मांग लिया। एक गांव में कुशल नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर रेत पर चित्र बनाता रहता। उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता था, काश मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता। लेकिन वो रोज पूरी लगन से अपने चित्र बनाता रहता। एक दिन जब वह चित्र बना रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कुशल को पेंसिल दी और कहा, तुम इससे केवल गरीबों को चित्र बनाकर देना, और कभी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल के सहारे तुम मुझे बुला लेना। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कुशल बहुत खुश हुआ। उसने एक आम का चित्र बनाया। वाह, क्या बात है! अचानक ही वह आम असली हो गया। फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया। वह भी असली कुत्ता बन गया। ये क्या? ये तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े चाचा। आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। अब कुशल ने खाने का चित्र बनाया। वह भी असली खाना बन गया। फिर उसने अपनी माँ बाबा के लिए कपड़े, फल, अनाज आदि के चित्र बनाए। सब के सब असली बन गए। कुशल गरीबों को जो भी चाहिए होता था बनाकर दे देता था। गांव के लोग कुशल से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता था। यह खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कुशल को बुलाकर आदेश दिया, पहले एक सोने का पेड़ महल के बगीचे में बना दो और तुम्हारी ये पेंसिल तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने आदेश देकर उससे वो पेंसिल छीन ली और वह खुद सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा।
लेकिन वह चित्र के अनुसार सोने का पेड़ प्रकट नहीं हुआ। उसने प्रधान जी को उस पेंसिल से चित्र बनाने को कहा, लेकिन उस चित्र से भी कोई चीज सामने प्रकट नहीं हो पाई। राजा बहुत क्रोधित हो गया। सुनो कुशल, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा चित्र बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। कुशल मन में ही सोचने लगा, अगर वो आदेश का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे जेल में बंद तो करेगा ही, लेकिन वो गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वह चतुर था ही। उसने पेंसिल उठाई और झट से बूढ़े आदमी का चित्र बनाया। वहाँ बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उसने राजा को समझाया, प्रणाम महाराज, सच कहूं तो आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब हैं, कुशल उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम ना कर पाई और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। कुशल के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे ये पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े आदमी और कुशल से माफी मांगी। बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। राजा ने कुशल का सम्मान किया। इससे यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और लगन से अपना काम करते रहना चाहिए। स्वार्थी होकर लोगों से छल करना गलत है। एक गांव में शिव नाम का एक लड़का था। वो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो आसपास की भेड़ बकरियां चराने जंगल में पर्वत के पास जाता था। वहाँ एक विशाल पेड़ था। शिव उस पेड़ की छांव में गाना गाता था। पंछियों संग उसकी दोस्ती सी हो गई थी। वो सारी भेड़ बकरियों पे नजर रखता था। शाम होते ही शिव वापस गांव आ जाता था और सभी भेड़ बकरियों को गांव के सभी लोगों को सौंप देता था। दिन भर कड़ी धूप में भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसे हर घर से कुछ पैसे मिलते थे। इन पैसों से शिव घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट भरता था। इस कमाई से वो घर के लिए जरूरी चीजें ला पाता था। लेकिन छोटी बहन को कभी-कभी अच्छा खाना खाने का दिल करता था। वो हर दिन रूखा सूखा खाकर ऊब गई थी। ये बात शिव समझता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़ने थे। अगली सुबह उठकर शिव फिर से भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा था जिसके नीचे वो बैठकर भेड़ बकरियां चराता था। और ये देखकर वो चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई। सुनो लकड़हारा भाई, ये पेड़ को आप क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इस पेड़ को जो कोई भी काटेगा तो इसमें बैठी चुड़ैल उस पे जा बैठेगी और उसे परेशान करेगी। ये सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। भागो भागो! लकड़हारे के भागते ही उस पेड़ की आत्मा वहाँ प्रकट हुई और उसने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें उपहार के रूप में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगा? ये घंटी कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इससे तुम जो चाहो खाने के लिए मंगा सकते हो। हाँ? लेकिन
हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही तुम खाना मंगवा सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शेफ बहुत खुश हुआ कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा और साथ ही छोटी बहन को जो चाहिए होगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। शाम को जब शिव घर पहुंचा तो उसने माँ को और छोटी बहन को सारी घटना बताई। उसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए और उन लोगों ने उस जादुई घंटी से विनती की और जो चाहिए था वो मंगवा कर जी भर के खा लिया और सो गए। अगली सुबह उठकर शिव भेड़ बकरियों को लेकर चला गया। जब वापस शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं। उसके लिए बस रूखी सूखी रोटी और चटनी है जो वो रोज खाता था। ये देखकर शिव को दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने कुछ नहीं खाया और सो गया। अगली सुबह वो अपने साथ जादुई घंटी को ले गया। इधर घर पर जब माँ और छोटी बहन को बहुत भूख लगी तो उन दोनों ने उस घंटी को बहुत ढूंढा। पूरा घर तलाश लिया पर वो घंटी नहीं मिली। वो लोग बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा शायद घंटी गुम हो गई है और अब घंटी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। आखिर वो लोग भूखे ही सो गए। शाम को जब शिव वापस आया तो शिव ने अपनी जेब से घंटी निकाली और जो चाहिए था उसने जादुई घंटी से मंगवा लिया। ये सब कुछ देखकर माँ और छोटी बहन को बहुत दुख हुआ। छोटी बहन बहुत रोने लगी और उसने कहा, भाई आप स्वार्थी हो गए हैं। आप पहले ऐसे नहीं थे। शिव को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ पर उसने अपने दिल की बात भी बताई। आपने घंटी से खाना तो मांग लिया लेकिन आप लोग मेरे लिए रखना भूल गए। मैं थककर भूखे पेट ही सो गया। मैं और क्या करता। इस बात से मुझे दुख हुआ और मुझे गुस्सा भी आ गया। बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सबने मिल बांटकर खाना खाया। तो कैसी लगी ये कहानी? और इससे हमें एक सीख भी मिलती है। वो सीख हमेशा याद रखना। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी होकर नहीं सोचना चाहिए। दूसरों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।